हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। तो आज हम क्या करने जा रहे हैं, रिलेशन कैलकुलस का नेक्स्ट कुछ न्यूमेरिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, आपको मैंने कुछ बेसिक से क्वेश्चंस कराए थे रिलेशनल कैलकुलस पे और आज मैं कुछ और क्वेश्चन कराऊंगी। देखो इसमें जो है ज्यादातर क्वेश्चन थ्योरेटिकल पूछा जाता है कि व्हाट इज रिलेशनल कैलकुलस। तो आप रिलेशन कैलकुलस क्या होता है और एक क्वेश्चन एज अ क्वेरी एग्जाम्पल के फॉर्म में करा दीजिएगा। ठीक है, बाकी इसमें कम क्वेश्चंस आते हैं, तो जितने टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं आपकी जो स्टैंडर्ड बुक है नवाते, उसके मैं सारे क्वेश्चंस आपको कवर करा दूंगी। मेनली आपको एक आइडिया होना चाहिए कि अगर पेपर को वो हार्ड बनाना चाहेंगे तो वो क्या करेंगे, आपको ये क्वेश्चन दे देंगे, क्योंकि बहुत सारे जो कॉलेजेस में भी होता है स्किप कर देते हैं ये थोड़ा सा टॉपिक, लेकिन आना आपको सब चाहिए, क्योंकि पेपर हार्ड कुछ नहीं होता। पेपर हार्ड इज दैट वो टॉपिक दे देना विच इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, और इसी का मतलब है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे देना। ठीक है, चलिए देखो ये आपको क्या दे रखी है, रिलेशनल स्कीमा दे रखा है, जिसमें एक एम्प्लॉय नाम की टेबल है, जिसमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिड नेम ये सब दे रखा है। एक डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट लोकेशन, एक प्रोजेक्ट, एक वर्क ऑन, एक डिपेंड, ये कुछ दे रखे हैं। एम्प्लॉय टेबल में एम्प्लॉय के नाम होंगे, डिपार्टमेंट टेबल में डिपार्टमेंट कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं उनके बारे में, डिपार्टमेंट की लोकेशन कहाँ है, कौन कौन से प्रोजेक्ट है, कौन सा एम्प्लॉय कौन से उस पर वर्क कर रहा है। डिपेंडेंट, डिपेंडेंट मतलब इंश्योरेंस के लिए यूज होता है। ज्यादातर मैं इस वाले स्कीमा के कुछ ना कुछ टेबल्स का यूज करके आपको क्वेश्चंस कराए हैं, तो यू आर फेमिलियर विद। देखो ये मैं वही क्वेश्चंस ले रही हूँ जो आपकी नवाते बुक, कॉलेजेस में नवाते बुक चलती है और पेपर भी ज्यादातर उसमें से ही आता है, तो आपको वही क्वेश्चन सारे लेके करा रही हूँ। आपको प्रैक्टिस के लिए भी मैं क्वेश्चन दे रही हूँ, आप वो एक बार क्वेश्चंस करके देखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द नेम ऑफ एम्प्लॉयज, आपको नेम निकालने हैं उन एम्प्लॉयज के जिनका कोई भी डिपेंडेंट्स अवेलेबल नहीं है। अच्छा, नॉट से पहले सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, जिनका डिपेंडेंट अवेलेबल है, यानी कि जिनका आपका एसएसएन इक्वल टू ई एसएसएन है, यानी कि जिन एम्प्लॉय का एसएसएन सोशल सिक्योरिटी नंबर जो है इसके इक्वल होगा, उसका मतलब क्या है, उनके डिपेंडेंट अवेलेबल हैं। अगर उनके पहले नॉट लगा दो इसका मतलब डिपेंडेंट अवेलेबल नहीं है। अब देखो एज एन एग्जाम्पल ले लेते हैं। सबसे पहले मेरे पास एक टेबल है, ठीक है, एम्प्लॉय नाम की। इसमें क्या है आपका, हमें चाहिए क्या, नेम, तो फर्स्ट नेम और और लास्ट नेम। आप लेने को मिडिल नेम भी ले सकते हैं, बट ठीक है। अब देखो उसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, फिलहाल इस क्वेश्चन के हिसाब से सिर्फ हमें सोशल सिक्योरिटी नंबर दे रखा है, जैसे 1 2 3। ठीक है, क्योंकि टेबल बहुत बड़ी है तो सिर्फ वो ही चीजें ले रखी हैं जो इंपॉर्टेंट है, जैसे ए, बी और सी, एक्स, वाई, जेड। ठीक है, जिनका एसएसएन डिपेंडेंट के ईएसएसएन के इक्वल होगा, यानी कि उन एम्प्लॉय का क्या है, डिपेंडेंट अवेलेबल है। जब भी आपको कोई क्वेश्चन दे रखा हो नो वाला, तो सबसे पहले निकालो यस का आंसर, यानी कि डिपेंडेंट अवेलेबल है। अच्छा, तो सब फिर अगला देखते हैं डिपेंडेंट। ठीक है, ये बहुत बड़ी टेबल दे रखी है जिसमें क्या है, ई एस एस एन, आपका डिपेंडेंट नेम, ऐसे बहुत सारी चीजें दे रखी होगी, सिर्फ 1 2। ठीक है, यानी कि आप देखो एसएसएन किसके इक्वल है, 1 है 2 है, यानी कि एम्प्लॉय ए और एम्प्लॉय बी ये दो एम्प्लॉय हैं जिनके डिपेंडेंट क्या है, अवेलेबल है, बाकी किसी के डिपेंडेंट अवेलेबल नहीं है। अब सबसे पहले जो हम क्वेरी लिखेंगे हम उनके लिए लिखेंगे जिनके लिए डिपेंडेंट अवेलेबल है, और आपको निकालना क्या है, एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। तो वैसे ही लिखते हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्या माना, एक एम्प्लॉय टेबल है जिसमें कि हर एक टपल को, ये एक टपल है, ये दूसरा टपल है, ये तीसरा टपल है, मैं हर एक टपल को क्या मान रही हूं, मैं हर एक टपल को ई से रिप्रेजेंट कर रही हूं। अब इसमें से मुझे क्या चाहिए, ई डॉट आपका एफ नेम कॉमा ई डॉट एल नेम। ठीक है, अब
पहले हम नॉट के लिए यूज नहीं करें, डिपेंडेंट के लिए यूज करें, एंड। ठीक है, अब एम्प्लॉय की तो बात हो गई। अब जितने भी टपल मैचिंग के लिए मुझे कौन सी टेबल चाहिए, मुझे टेबल चाहिए क्या, डिपेंडेंट की। तो अब मैं लिखती हूं, इफ देयर एग्जिस्ट अ टपल डी, मैंने क्या माना, एक टपल माना डी। ठीक है, अगर कोई एक भी टपल एग्जिस्ट करता हो, किससे, डिपेंडेंट नाम की टेबल से। ठीक है, इतनी चीज समझ आई। अब उसके बाद उसमें क्या कंडीशन है, अब डिपेंड, देखो एक चीज याद रखना, अगर यहाँ पे डी बड़ा दे रखा है तो बड़ा लिखना, स्मॉल दे रखा है तो स्मॉल लिखना। ठीक है, एंड, और ये बड़ा आता है हमेशा, एंड। ठीक है, एंड जो आपका एसएसएन है किसका, एम्प्लॉय का, वो इक्वल होना चाहिए किसके, डिपेंडेंट के लिए मैंने कौन से वेरिएबल यूज किया, डी डॉट ESSN। ठीक है, यानी कि अभी तक आपने क्या निकाले, वो एम्प्लॉय, देखो वो एम्प्लॉय के नाम और फर्स्ट नेम इक्वल हो जाएंगे, कौन से, अगर कोई भी एक टपल एग्जिस्ट करता होगा डिपेंडेंट नाम की टेबल में, जिसका एसएसएन, एम्प्लॉय से एसएसएन ESSN के इक्वल होगा। बट आप कहेंगे कि हमें तो ये नहीं चाहिए था, हमें क्या चाहिए था, हमें वो चाहिए थे एम्प्लॉय जिनका डिपेंडेंट अवेलेबल ना हो। इसके लिए यहां पे मैं क्या लगा दूंगी, नॉट। नॉट लगते ही क्या होगा, अब देखो इसको समझो। सबसे पहले मुझे ई नेम, मतलब फर्स्ट नेम और लास्ट नेम चाहिए एम्प्लॉय के। ई जो है बिलोंग करेगा एम्प्लॉय नाम की टेबल से। अभी नॉट सबसे आखिर में यूज होता है, इफ देयर एग्जिस्ट अ टपल डी, यानी कि डिपेंडेंट टेबल से कोई भी एक टपल एग्जिस्ट करता हो, डी रिप्रेजेंट कर रहा है डिपेंडेंट को, किस तरह से कि ESSN, ई ऑफ एसएन, यानी कि वन वन के इक्वल है, हाँ ये कंडीशन ट्रू हो गई। अब इसके आगे क्या लगा है, नॉट, यानी कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो टपल नहीं पिक होगा। अब दूसरा, दूसरा आपने उठाया टू, टू टू के इक्वल है, हाँ कंडीशन ट्रू हो गई, ये नॉट लगा है तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अब क्या है, थ्री, थ्री इसके इक्वल नहीं है, यानी कि डिपेंडेंट से तो अवेलेबल नहीं कर रहा, ये जो टपल है डिपेंडेंट से अवेलेबल नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे थ्री, यहाँ पे कोई थ्री नहीं है, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और अब थ्री का सी और जेड एज एन आउटपुट आपको आंसर मिल जाएगा। नॉट का मत, अगर आप डायरेक्टली मैं आपको नॉट से समझाती तो समझ नहीं आता। देखो ये है कि एक टपल आपको डी से पिक करना है, किस तरह से, जिसका ESSN और DSSN सेम हो। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो वो टपल पिक नहीं होगा, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो वो टपल पिक हो जाएगा। अच्छा, ये बहुत, यानी कि आपको जो आउटपुट में आंसर आएगा, वो आउटपुट में आंसर आएगा आपका फर्स्ट नेम यानी कि सी और जेड, ये एज एन आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, इतना समझ आया। अब इसमें ना मैं आपको एक छोटी सी चीजें समझाऊंगी जो आपको आगे मदद करेगी। कई बार क्या होता है, अच्छा इसका मतलब है देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन टपल, एटलीस्ट एक होना चाहिए, एक से ज्यादा हो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब जरूरी नहीं है कि यहाँ पे अगर वन है तो सारे में वन वन हो, कोई एक टपल बस मैच कर जाए। ठीक है, इसका मतलब सिर्फ ये होता है। अब पहले इसको ना, अगर मेरे पास क्या दे रखा है, ये देयर एग्जिस्ट, पर अगर मुझे इसे यूनिवर्सल में लिखना हो, अब देखो यूनिवर्सल में डायरेक्ट लिखना इट्स वेरी लाइक डिफिकल्ट एंड इलॉजिकल, क्योंकि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट अ टपल, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट क्वेरी, बट देयर एग्जिस्ट ऑल टपल, ऑल मतलब जितने भी हों वो, उसके लिए क्वेरी बनाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ फॉर्मूले कह लो या कुछ प्रीपोजिशनल लॉजिक आपने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे, उससे ही रिलेटेड मैं आपको कराऊंगी कुछ। ठीक है, अब इस लाइन का मतलब क्या है, एक एक्स नाम का एक टपल है ना, देखो आपके पास एक एक्स नाम का, इसे ऐसे लिख लो,
तुम्हारे पास एक x नाम का टपल है और ये जो है जितने भी अवेलेबल टपल है सबके साथ मैच होता हो, यानी कि अगर मैं बोलती हूं देयर इज अ टपल x इन p, ठीक है, और x की वैल्यू क्या है 1 है, तो सारे ही 1 1 होने चाहिए, ठीक है। और अगर मैं इसको यहां पे लिखती हूं, इसका मतलब क्या है, देयर एग्जिस्ट अ टपल x, x मतलब कोई भी एक वैल्यू जो पूरी टेबल में से कहीं तो मैच कर रहा हो, इसका मतलब है ऑल, इसका मतलब है एटलीस्ट 1, ठीक है। अब अगर मुझे इसे नेगेशन की फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखोगे, है ना, तो इसको लिखने का तरीका है आप सिंपली नॉट, ठीक है, नेगेशन मतलब नॉट करना हो तो यहां भी नॉट आएगा, यहां भी नॉट आएगा। अब देखो ये कैसे हुआ, ये एक्चुअली डिस्क्रीट मैथ्स का पार्ट है, यहाँ तो मैं आपको फॉर्मूले की तरह से बता रही हूँ। और देखो ये बहुत कम यूज आता है, लेकिन कहीं क्वेश्चन आपसे आ ही जाए कि आपको रिलेशनल कैलकुलस में ही क्वेश्चन करना है या इस तरह से करना है, तो उस टाइम पे आप कैसे कर सकते हो, बस ये एक बताने का तरीका। अब इसे लिखो नॉट दोनों में ही नेगेशन लग जाएगी, नेगेशन मतलब नॉट उल्टा करना, ठीक है। अब अगर ऐसे ही दो हो, मतलब अब मैं आपको करके दिखाती हूं, देयर एग्जिस्ट अ टपल px, एक x है, एक यहां पे क्या है फॉर ऑल, इसका मतलब है एटलीस्ट, मतलब ऐसे समझो मैं ऐसे स्टूडेंट या फिर ऐसे समझो पूरे क्लास में सिर्फ गर्ल्स ही गर्ल्स हो, पूरी क्लास में सिर्फ गर्ल्स ही गर्ल्स हो, यानी कि गर्ल्स की क्लास अलग है, बॉयज की क्लास अलग है, इसका मतलब ये होता है। या अगर मैं इसको ऐसे समझाऊं, मेरे पास एक डिपार्टमेंट है जिसमें डिपार्टमेंट नंबर है, इसमें लिखा है 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखा हुआ है। अगर मैं लिख देती हूं फॉर ऑल एक्स डिपार्टमेंट, यहां पे लिख दिया नॉट, ठीक है, एक्स, इसका मतलब है जो भी मैं अपनी साइड से टपल उठाऊंगी, सपोज 9 उठाया, तो किसी से भी मैच ना करे, किसी से भी मैच ना करे, ऐसा नंबर होना चाहिए जो किसी भी डिपार्टमेंट से बिलोंग ना करे, ऐसा एम्प्लॉय जो किसी भी डिपार्टमेंट से बिलोंग ना करे। ऐसा एक्चुअली लॉजिकल होता है क्योंकि कोई ना कोई एम्प्लॉय किसी कंपनी में काम कर रहा है तो किसी भी डिपार्टमेंट से बिलोंग करेगा ही करेगा, लेकिन इसमें यही एक ड्रॉबैक होता है रिलेशन कैलकुलस में कि जब फॉर ऑल लगाते हैं तो कई बार इलॉजिकल क्वेरी बनती है। तो आप जब भी कोई क्वेरी बनाए देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 टपल पे बनाए, और उसे अगर कन्वर्ट भी करना हो तो इन फॉर्मूले के थ्रू करो, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट करोगे और डायरेक्ट बनाना चाहोगे फॉर ऑल के लिए तो आप बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। अब इसे कन्वर्ट कैसे करते हैं, अगर मैं फॉर ऑल को देयर एग्जिस्ट में कन्वर्ट करना चाहूं तो यहां पे लिखोगे नॉट there exists a tuple x not px, एंड की जगह आ जाता है और, ये क्या है सब जगह नॉट लग जाता है और एंड की जगह आ जाता है qx, ठीक है। अब अगर ऐसे ही ये दे रखा हो px और x रिप्रेजेंट कर रहा है टपल जो p टेबल से और q टेबल से लिया जा रहा है, अभी मैं ये जो समझा रही हूँ इसे क्वेश्चन करेंगे ना तो हमें समझ आएगा, ठीक है। आपको हमेशा जब भी क्वेरी लिखनी है देयर एग्जिस्ट में ही लिखनी है, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 टपल, फॉर ऑल के लिए मत लिखना क्योंकि फॉर ऑल के लिए लिखोगे तो क्वेरी इलॉजिकल बनेगी और जब आप उसे पढ़ने की भी कोशिश करोगे ना तो 90% आपको समझ आनी मुश्किल होगी। इससे अगला क्वेश्चन मैं फॉर ऑल पे ही करके दिखाऊंगी आपको। नॉट
ऑल की जगह क्या बन गया, देयर एग्जिस्ट नॉट px एंड एक सेकेंड, हाँ ये तो एक तो इसका हो गया, ये इसका हो गया, नॉट, ठीक है, ये आपका बन गया। तो ये आपका अलग अलग टपल हो गए, ठीक है। अब आप कहेंगे कि मैम क्वेरी तो सिर्फ हमें देयर एग्जिस्ट में ही लिखनी है, तो अब उसको कैसे कन्वर्ट करें। बिल्कुल सेम है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। आप चाहें तो देखो ये जो है ये आप मत लगाओ, यहाँ पे अगर ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है तो आप एक सेकंड इसे रब कर देती हूँ। अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन है ज्यादा तो आप इसमें ब्रैकेट मत लगाओ, ठीक है। मेनली ये है, चाहे आप यहाँ पे बाहर लगा लें मत लगाएं, ये आपकी चॉइस है, मतलब इतना भी लगाएंगे तो भी चलेगा। और देखो लिखने का तरीका चाहे आप ऐसे लिख लें या मैं आपको सारे तरीके बता दूं, कई जगह अलग अलग तरीके, ऐसे लिखा हुआ भी मिलता है, वो ब्रैकेट भी मिलता है, तो आप जैसे चाहें वैसे लिख सकते हैं, जस्ट अ ब्रैकेट, ठीक है। बट ये है जब क्वेरी लिखे तो ब्रैकेट इज मोर इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू अदर थिंग, क्योंकि इसका मतलब क्या है, देयर एग्जिस्ट अ टपल x, ठीक है, जो px से भी बिलोंग ना करे या qx से भी, मतलब दोनों में से कोई एक, जब यहां बात आएगी तो दोनों से ही बिलोंग ना करे। अब यही चीज अगर लिखी हो, देयर एग्जिस्ट अ टपल ठीक है, px एंड qx, अगर ये लिखा हो तो आप इसे कैसे लिखेंगे, नॉट, देखो सिंपली क्या करना है, हर जगह नॉट नॉट लगाना है, नॉट, ठीक है, और यहां लिखो नॉट px, और की जगह क्या आएगा, एंड आएगा, और नॉट, कुछ नहीं करना, सिंपली यहां नॉट लगा देना है, ठीक है, इसके आगे नॉट लगा देना, इसके आगे नॉट लगाना, और की जगह एंड कर देना, ऐसे ही ये है, नॉट फाई एक्स नॉट पी नॉट पी एक्स एंड की जगह क्या आएगा, और नॉट, यहाँ क्या आएगा, क्यू एक्स, ठीक है। अब देखो ये जो मैंने यहाँ ब्रैकेट लगा दिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जस्ट एन एक्स्ट्रा, मतलब आप चाहें तो यहाँ से ये हटा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस जो मेन आपका पॉइंट है वो ये है कि आपको एंड की जगह और लगाना है और सबके आगे क्या लगाना है, नॉट लगाना है। मेन यही है आपका कि भाई जब मैंने लिखा यहाँ पे एंड, तो भाई अगर आपका देयर एग्जिस्ट की जगह क्या हो जाएगा, फॉर ऑल हो जाएगा, पहला पॉइंट देयर एग्जिस्ट की जगह क्या हो जाएगा, फॉर ऑल, सॉरी मैं ये लिखा नहीं है ना, देयर एग्जिस्ट की जगह फॉर ऑल हो जाएगा, और px के qx के आगे हर किसी के आगे नॉट लग जाएगा, और नॉट लिखने के अलावा बीच में अगर एंड है तो और है तो एंड, और हर आगे नॉट, ठीक है। अब अच्छा देखो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, अगर मैं इसी क्वेश्चन को किस में लिखना चाहूं, अब मैंने आपको सिखाया तो मैं लिखना चाहती हूँ फॉर ऑल के लिए, तो फॉर ऑल के लिए सिंपली क्या लिखना है, ये किस में चेंज हो जाएगा, फॉर ऑल में, इसके आगे नॉट लग जाएगा और इसके आगे भी नॉट लग जाएगा। अच्छा एक चीज बताना, मैंने लिखा है 1, मेरा एक वैल्यू है 1, ठीक है।
अगर मैं इसके लिए आगे लिखूं नॉट ऑफ वन, मतलब जीरो, वन का उल्टा जीरो, और फिर मैं इसके आगे नॉट ऑफ वन लिखूं तो क्या आएगा, वन का जीरो, जीरो का वन। यानी कि अगर मुझे दो बार नॉट लिखना है तो सिंपली मैं वन लिख सकती हूँ, क्योंकि दो बार नॉट लगाने के बाद मुझे वैसी ही वैल्यू मिल जाएगी। तो अगर मुझे इसे यूनिवर्सल में लिखना हो, मतलब अब आपको ना जब लिखो यूनिवर्सल में तो लॉजिक मत देखना, क्योंकि एक्चुअली में जब आप देयर एग्जिस्ट में पढ़ने की कोशिश करोगे तो बहुत आसानी से समझ आएगा। We need to find out the name of employee, first name and last name. E belongs to employee and there is a tuple, there exists, अभी not हटा दो, there exists a tuple D which is belong to the dependent table. If ESSN equal to DESSN, then we don't pick that tuple. If not present, then we have to pick the tuple. यानी कि इसकी मदद से आप वो एम्प्लॉय निकाल सकते हैं जिनके डिपेंडेंट नहीं है। ये आसानी से समझ आ रहा है। अब इसको ही मैं यूनिवर्सल में लिखूं, देखो एफ नेम ई एल नेम एम्प्लॉय, ठीक है, यहां पे एंड। अब एक चीज बताओ, इसका क्या कन्वर्ट हो जाएगा, यहां पे एक और नॉट लगेगा। अब जब दो नॉट होते हैं, मैंने आपको बताया था, देखो एक्चुअली में तो ये कैसा आएगा, नॉट। अब जब दो नॉट हैं तो वो बिना नॉट के ही इक्वल होता है, यानी कि जब मैं वन का एक बार नॉट करूंगी तो जीरो आएगा, दो बार करूंगी तो यही वैल्यू आएगी। इसलिए जब दो नॉट थे तो वो नॉट हट गया। अब क्या लिखा जाएगा, नॉट डिपेंडेंट डी, एंड की जगह आ जाएगा और, ठीक है। फिर लिखा जाएगा नॉट, ठीक है, ESSN डॉट DESSN, है ना, और ब्रैकेट, एक तो ये बंद आपका डिपेंडेंट वाला बंद यहां से, ठीक है। देखो ये डिपेंडेंट का ब्रैकेट, ये इसका ब्रैकेट, ये इसका ब्रैकेट, और एक ये फाइनल ब्रैकेट, ठीक है। आप चाहें तो ये वाला ब्रैकेट ना लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो आपको याद कैसे रखना है, ये वाला कर्ल, अच्छा यहाँ पे भी एक कर्ली ब्रैकेट आएगा, कर्ली ब्रैकेट, ये मेन ब्रैकेट है, ये एम्प्लॉय का है, एंड ऐसे ही था। दो बार नॉट आता, क्योंकि जब आप इसमें कन्वर्ट करते हो तो एक नॉट आता है, ऑलरेडी एक नॉट अवेलेबल था तो दो नॉट वही वैल्यू देते हैं, तो हमने नॉट हटा दिया। अब यहाँ पे नॉट लिखा जाएगा और साथ में यहाँ पे। अब आप एक्चुअली में इसे समझने की कोशिश करोगे तो मतलब तो यही है, लेकिन अगर दूर से देखो, देयर एग्जिस्ट ऑल टपल्स which is not belong to D or not ESSN और DSSN, ठीक है। अब जब आप इसे पढ़ोगे तो काफी कंफ्यूजिंग लगता है कि सारे टपल कैसे हो, तो इसलिए एक्चुअली में बैकएंड में ये बिल्कुल वैसे ही वर्क करेगा जैसे ये वर्क करता है। तो आपको कभी भी यूनिवर्सल के लिए नहीं लिखना है, ये प्रूफ्स है, आप ही मान के चलो। मतलब ये थोड़ा सा क्रैमिंग टाइप है कि ये प्रूफ्स हैं कि भाई अगर देयर एग्जिस्ट अ टपल OX एंड है तो और हो जाएगा, और है तो एंड, ये प्रूफ्स है ना। अब ये जो प्रूफ्स हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग हमें ये लिखना होता है, ठीक है। आप हमेशा इसके लिए लिखना, इसमें अगर कभी क्वेश्चन आएगा, वैसे तो आएगा नहीं यूनिवर्सल का, क्योंकि उन्हें भी पता है सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है क्वेरी लिखना, लेकिन अब आ सकता है। तो आप कोई भी क्वेश्चन आए, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन टपल फॉर विच देयर इज नो ESSN इक्वल टू DSSN, और अगर नॉट लिखा आ जाए, देखो अगर बेटा नॉट लिखा आ जाए तो कभी भी नॉट के लिए मत लिखना, बिना नॉट के लिए लिखो डिपेंडेंट अवेलेबल है और उसके आगे क्या लगा दो, नॉट। और यूनिवर्सल है तो पहले ये लिखना फिर ये, क्योंकि बेटा अगर आप डायरेक्टली यूनिवर्सल लिखोगे वो आप सीखे कोई भी नहीं कर सकता एकदम, क्योंकि आप इसे आप पढ़ो, देयर एग्जिस्ट ऑल टपल्स विच इज नॉट अवेलेबल टू डिपेंडेंट,
कोई टपल ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए जो डिपेंडेंट पे अवेलेबल ही ना हो, ऐसा होगा ही नहीं कोई भी, तो यहीं से क्वेरी पिक होती जाएगी, समझ रहे हो। तो कहने को क्वेरी पिक होती जाएगी, क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन आप इसे समझना भारी पड़ जाता है, क्योंकि आप कहोगे कि मैम यहाँ से डिपेंडेंट पिक होगा, कैसे होगा, किस तरह से, तो आपको हमेशा इसमें क्वेरी लिखनी है, ऑटोमेटिकली इट विल बी कन्वर्टेड टू दिस, ठीक है, विद योर फॉर्मूलाज, फॉर्मूलाज के मदद से आप इसमें कन्वर्ट कर देना, और 90% इसमें ही लिख जाती है क्वेरीज, कोई भी नहीं लिखता है। पर ये एक्चुअली आपकी जो स्टैंडर्ड बुक है आपकी नवाते, उसमें ये चीज बताई हुई है, तो ये चीज मैंने आपको बताई, और वहां पे ना ऐसे साइन लगा रखा है, तो कई बार बच्चे ना इसे इंटीग्रेशन का समझ लेते हैं साइन, दैट्स वाई मैंने इसे असाइनमेंट ऑपरेटर की तरह, आपने इसमें पढ़ा होगा ये डिस्क्रीट लॉजिक में प्रीपोजिशनल लॉजिक, वहां पे ये चीजें सिखाई जाती हैं। अब यहाँ मैं नहीं, ऑलरेडी बहुत कोर्स है, तो इसे आप एज अ क्रैमिंग कर लो, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं, हमारा क्या है, लिस्ट द नेम ऑफ द मैनेजर हु हैव एटलीस्ट वन डिपेंडेंट, आपको नेम निकालना है मैनेजर का। मैनेजर का नेम कहां से निकलेगा, एम्प्लॉय टेबल से। अब मैनेजर कहाँ अवेलेबल है, हर एक डिपार्टमेंट का एक मैनेजर होगा और उसकी स्टार्ट डेट होगी, और जिसका क्या हो, डिपेंडेंट हो, ठीक है। अब जिसका ये इसके इक्वल हो, यानी कि एक मैनेजर भी तो एम्प्लॉय होगा, जिसका ये इसके इक्वल होगा यानी कि वो एम्प्लॉय है, और जिसका एसएसएन इसके इक्वल होगा यानी कि वो मैनेजर का डिपेंडेंट अवेलेबल है। ऐसे समझो, एम्प्लॉय तो हर कोई होगा, उसमें से एक ही तो मैनेजर होगा, यानी कि इन एम्प्लॉय में से, देखो एज एग्जांपल ले लेते हैं, I am repeating the same sentence. Write the program in there exists at least one tuple. इसमें ही लिखना, don't go for universal, क्योंकि बहुत मतलब मुश्किल होता है। मैं आपको कन्वर्जन्स करके दिखा दूंगी, जिससे क्या होगा, आपको समझ आ जाएगी। आपको यही फॉर्मूले याद रखने हैं, और आई थिंक इससे ही बहुत क्लैरिटी मिल गई है क्वेश्चन से, है ना। अब एम्प्लॉय नाम की टेबल है, जिसमें मुझे क्या चाहिए, नेम चाहिए, तो हम पूरी टेबल ना बना के सिर्फ काम की वैल्यू लिखने, एफ नेम लास्ट नेम। आप कहेंगे मैम आप मिडिल नेम नहीं लिख रहे हैं, आप लिख सकते हैं, नेम का मतलब सब होता है, ठीक है। एंड एसएसएन, अब देखो मेरे पास एम्प्लॉय है 1 2 3 4, अब इसका नाम सपोज ए बी सी डी एक्स वाई जेड डब्ल्यू, ठीक है, ये दे रखी है एम्प्लॉय नाम की टेबल, इसमें से मुझे फर्स्ट नेम लास्ट नेम चाहिए। अब डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट में क्या दे रखा है आपका, डी नेम, इसमें सारे वेरिएबल की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ ये चाहिए MGR SSN, सिर्फ मेरे। अब देखो मेरे पास ये सारे एम्प्लॉय हैं, अब इसमें से कौन से एम्प्लॉय मैनेजर है, एक तो फर्स्ट है और एक थर्ड, ये दो मैनेजर्स हैं, इनके अलावा कोई और मैनेजर नहीं है। अब मैंने क्या बोला, नेम निकालने हैं मैनेजर के, ठीक है, पर कौन से मैनेजर, जिनका डिपेंडेंट अवेलेबल है। अब डिपेंडेंट टेबल एक दूसरे से कनेक्ट किसके थ्रू कर सकती है, ESSN, यानी कि इसको इसके, आप कहेंगे मैम हमें कैसे पता चल, अच्छा एक चीज बताओ, एम्प्लॉय टेबल में हर एक एम्प्लॉय होगा, इसमें वो डिपार्टमेंट में उन एम्प्लॉय का नाम होगा जो मैनेजर होंगे, इसमें वो एम्प्लॉय के नाम होंगे जिनका इंश्योरेंस या समथिंग हो रहा होगा, तो सारे एम्प्लॉय तो यहाँ मिलेंगे, तो इसी टेबल से तो आप सबको कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब अगली टेबल यहां ले लेते हैं, ठीक है, अब यहां पे आ गया आपका डिपेंडेंट, इसमें की ESSN, ठीक है, ESSN। अब ESSN में मेरे पास क्या है, ESSN में मेरे पास यहाँ पे 1, सिर्फ एक दे रखा है,
तो इससे मुझे क्या पता लगता है, देखो मैंने ये कंफर्म कर लिया, इस टेबल को, एम्प्लॉय टेबल को अगर डिपार्टमेंट टेबल को कनेक्ट करती हूँ तो मुझे पता चला मेरे पास 2 है एम्प्लॉय, 1 और 3 जो कि मैनेजर है। अब जो इसके इक्वल है, और अगर मैं इसको कनेक्ट करती हूँ, कहने का मतलब है अगर मैं जो आपका प्रोजेक्ट, आपका कौन सा, जो आपका डिपेंडेंट में है, और डिपेंडेंट को मैं कनेक्ट करती हूँ एम्प्लॉय के साथ, है ना, डिपेंडेंट को एम्प्लॉय के साथ करती हूँ, तो मेरे पास एक ये मिला, सिर्फ एक मिला। अब जहां ये दोनों चीजें सेम हो रही होंगी, यहाँ पे 1 3 मिला, यहाँ 1 मिला, जहां ये दोनों चीजें सेम हो रही होंगी, सिर्फ किस केस में हो रही है, 1 में, क्योंकि डिपेंडेंट में सिर्फ 1 ही मिल रहा है। जहां ये दोनों चीजें सेम होंगी वहां आंसर आ जाएगा। अब देखो इसे कैसे करते हैं। आपको नेम चाहिए, तो नेम के लिए मुझे एम्प्लॉय टेबल चाहिए होगी, इसे मैं ई से रिप्रेजेंट कर रही हूं, इसका मुझे फर्स्ट नेम चाहिए, एम्प्लॉय टेबल से मुझे ये 2 चीजें चाहिए, ठीक है। और साथ में मुझे किन्हें और कनेक्ट करना है, मुझे कनेक्ट करना है डिपार्टमेंट और डिपेंडेंट को। तो अब आप कहेंगे कि मैम हमें कैसे पता चले कि, देखो जिस टेबल से आपको डेटा पिक करना होता है उसे तो बिना देयर एग्जिस्ट के लिखते हैं। अब जिनमें कनेक्शन लगाना होता है, यानी कि एम्प्लॉय को आप इसके साथ कनेक्ट करोगे और एम्प्लॉय को आप इसके साथ कनेक्ट करोगे, यानी कि कनेक्शन जिसमें लिखना होता है उसके लिए देयर एग्जिस्ट का हम साइन लगाते हैं। तो यानी कि एंड देयर एग्जिस्ट अ टपल, हम सपोज किसके लिए, डिपार्टमेंट के लिए ले रहे हैं डी, और देयर एग्जिस्ट अ टपल डिपेंडेंट के लिए ले रहे हैं पी, ठीक है। ये आपकी चॉइस है, किसी के लिए भी ले लो, बट अब डिपेंडेंट डिपार्टमेंट दोनों के लिए सेम नहीं ले सकते, तो अलग अलग ले लिया, और आपके पास देयर एग्जिस्ट अ टपल लिख लिया, एंड साथ में आपके पास क्या है, डिपार्टमेंट डी एंड डिपेंडेंट पी। इतनी लाइन क्या कह रही है, मुझे ई जो है, ई टपल किससे बिलोंग कर रहा है, एम्प्लॉय नाम की टेबल से, और मुझे पिक क्या करना है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। मेरे पास 2 टपल हैं डी और पी, एटलीस्ट एक टपल डी से और एक टपल पी से बिलोंग करना चाहिए। डी बिलोंग कर रहा है डिपार्टमेंट से और पी बिलोंग कर रहा है डिपेंडेंट से। किस तरह से, एंड डी ऑफ MGRSSN इक्वल टू डी डॉट इक्वल टू ई डॉट SSN, ठीक है। एंड क्या है आपका टी डॉट, आपका इसमें क्या है डिपेंडेंट में पी डॉट ESSN इक्वल टू ई डॉट SSN। अभी कैसे हुआ ये समझो, मैंने सबसे पहले क्या कनेक्ट किया, डी डॉट यानी कि डिपार्टमेंट से मैंने इसको कनेक्ट किया, यानी कि मुझे क्या 1 1 के इक्वल है, हाँ 2 2 के इक्वल है, नहीं 3, तो यानी कि मुझे 2 वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब साथ साथ क्या लिखा है, अगर मैं एक एक के लिए लेती हूँ, 1 जो है इसके इक्वल है, हाँ, और साथ में जो 1 है वो इसके इक्वल है, हाँ, तो यानी कि 1 मेरा आंसर में आ गया। आप समझो कैसे, जो आपका डिपार्टमेंट का MGRSSN है, यानी कि सबसे पहले मैंने एक SSN एम्प्लॉय पिक किया, यानी कि SSN एम्प्लॉय से पिक किया 1। क्या ये 1 डिपेंडेंट में अवेलेबल है, हाँ। क्या ये 1 डिपार्टमेंट में अवेलेबल है, हाँ, तो 1 वाला जो टपल है वो पिक हो जाएगा। अब मैंने दूसरा टपल पिक किया, यानी कि दूसरी SSN की वैल्यू पिक की 2 क्या इसके इक्वल है, नहीं, 2 इसके इक्वल है, नहीं, ये आएगा ही नहीं। 3 इसके इक्वल है, नहीं, पर 3 इसके इक्वल है, हाँ, बट बीच में क्या लगा है, एंड,
यानी कि इसने बोला है जो एसएसएन की वैल्यू है वो यहाँ भी अवेलेबल होनी चाहिए, यहाँ भी। यहाँ से पता चल रहा है कि ये मैनेजर है 2, और यहाँ से पता चल रहा है कि इस मैनेजर का डिपेंडेंट अवेलेबल है। अब अच्छा चलो मैं 2 एग्जाम्पल ले लेती हूँ, यहाँ पे 2 होता, ठीक है। अब ऐसे समझो, सबसे पहले 1 पिक किया, देखो कॉमन क्या है, एसएसएन, एसएसएन। पहले मैंने 1 पिक किया, क्या ये 1 इसके इक्वल है? हाँ, यानी कि ये पता चल रहा है ये जो 1 है एम्प्लॉय, ये मैनेजर है। क्या ये 1 इसके भी इक्वल है? हाँ, यानी कि ये जो मैनेजर है इसका डिपेंडेंट है, यानी कि मुझे आंसर में AX मिल जाएगा। अब ये जो 2 है, 2 यहाँ अवेलेबल नहीं है, यानी कि 2 मैनेजर नहीं है, पर 2 इसके इक्वल है, यानी कि इसका डिपेंडेंट है। ये एक एम्प्लॉय है जिसका डिपेंडेंट अवेलेबल है, लेकिन मैं क्या चाहती हूँ, वो एम्प्लॉय जो कि मैनेजर हो और उनका डिपेंडेंट अवेलेबल हो। यहाँ अब देखो 3 है, 3 कहाँ पे अवेलेबल है? यहाँ पे, यानी कि ये जो 3 है ये मैनेजर तो है पर यहाँ अवेलेबल नहीं है, यानी कि इसका कोई डिपेंडेंट अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अगर आपसे बोल दिया जाता है इसी क्वेश्चन में लिस्ट द नेम ऑफ द मैनेजर हु हैव, या फिर इस तरह से दे दिया जाता कि जो मैनेजर हो या जिस एम्प्लॉय का डिपेंडेंट हो, तो यहाँ पे एंड की जगह क्या लग जाता? और एटलीस्ट का मतलब ही है कि आपको क्या लगाना है, ये देयर एग्जिस्ट वाला साइन, ठीक है। फॉर ऑल के लिए नहीं लगाना है। ये चीज समझ आई? तो इस तरह से आप क्वेरी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने क्वेरीज बना सकते हैं। देखो ये क्वेरी हार्ड नहीं है, ये ज्वाइनिंग है 2 टेबल की, ठीक है। बहुत आसान होता है और आसानी से आपसे बन जाएगा, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब अगला क्वेश्चन है, आपको क्या निकालना है? नेम निकालना है वो एम्प्लॉय का जो कि वर्क ऑन ऑल द प्रोजेक्ट कंट्रोल बाय डिपार्टमेंट 5, जो डिपार्टमेंट 5 के थ्रू कंट्रोल होते हैं। अच्छा अब मैं पहले आपको क्वेरी लिख के दिखाती हूँ ताकि आप समझ सको। आपको मैं पहले इतना लिखती हूँ, मुझे क्या चाहिए, फर्स्ट नेम और क्या चाहिए, लास्ट नेम। मुझे चाहिए क्या, एम्प्लॉय टेबल से। तो एम्प्लॉय टेबल तो सबसे पहले ऐसे लिखी जाएगी, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, किससे, एम्प्लॉय टेबल से। अगर मैं इसको आपको आपको यूनिवर्सल में लिख के दिखाती हूँ, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट की जगह यूनिवर्सल लिख के दिखाती हूँ, तो कैसे लिखा जाएगा? ये अब देखो आप यहीं पे समझ जाएंगे कि ये कितना कंफ्यूजिंग होगा। अच्छा हाँ, पहले वो भी लिख दूं एक, पहले हम वो भी लिखेंगे क्या, आपका पहले मैं आपको समझ, देखो जो प्रोजेक्ट नाम का वेरिएबल है, प्रोजेक्ट नाम के वेरिएबल से मैं क्या लिखती हूँ, एक मैंने वेरिएबल लिया x, ठीक है। मैं पहले इसे लिख देती हूँ फिर मैं आपको समझाऊंगी कैसे वर्क कर रहा है। जो मैं आपको समझाना चाह रही थी कि इट्स वेरी हेक्टिक टू वर्क विद यूनिवर्सल रेदर देन, मतलब आप ये समझो यूनिवर्सल पे वर्क करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है रेदर देन वर्क विद देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 टपल, ठीक है। ठीक है, बहुत मतलब थोड़ा
अब देखो बेटा, दिस इज द क्वेरी। अब इसको पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं, हमें क्या क्या चाहिए। एक एम्प्लॉय नाम की टेबल चाहिए, एम्प्लॉय नाम की टेबल में मुझे फर्स्ट नेम लास्ट नेम चाहिए, ठीक है। और आपका क्या चाहिए, आपका एसएसएन। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच 1 2 3 4। ठीक है, मैंने एक एम्प्लॉय नाम की टेबल ले ली। अब मैं लेती हूँ एक प्रोजेक्ट। ठीक है, प्रोजेक्ट में आपका पी नंबर पी नंबर A1 A2 A3। ठीक है, और वर्क ऑन। ठीक है, अब आप ये क्या है आपका पी, वर्क ऑन कहाँ गया आपका, ये रहा पी नंबर। अब पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं इस क्वेरी से। आपसे क्या बोला गया, नेम निकालने हैं एम्प्लॉय के। मुझे नेम निकालने हैं एम्प्लॉय के। कौन से एम्प्लॉय के, ऑल द प्रोजेक्ट कंट्रोल बाय डिपार्टमेंट नंबर 5। अब देखो डिपार्टमेंट नंबर 5 से ये दोनों हैं, इनके आपको क्या निकालने, एम्प्लॉय। देखो अगर मेरा डिपार्टमेंट नंबर 5, इसके प्रोजेक्ट नंबर क्या है, A1 A2। A1 A2 के आगे आपका A1 और A3, A1 और A3 के आगे क्या है, 1 और 3। 1 और 3 यानी कि A और B एम्प्लॉय जो है डिपार्टमेंट नंबर 5 पे वर्क कर रहे हैं। यानी कि जब भी मैंने सपोज A1 लिखा, मेरे पास D नेम से, यानी कि मेरा कनेक्शन कैसे बनेगा, जिनका डी नंबर 5 है, जिनका डी नंबर 5 है यानी कि उनका प्रोजेक्ट नंबर क्या है, A1 और A2। अब A1 और A3, अब A1 A3 के कौन से ESSN अवेलेबल है, 1 और 3 ये अवेलेबल है। 1 और 3 के आगे नाम क्या है, AC। तो ये कनेक्शन बनेंगे, यानी कि पहला कनेक्शन क्या बनेगा, आपको डी नंबर पी नंबर के साथ आपको क्या कनेक्ट करना है, इसको कनेक्ट करना है। अब अगर मैं सिंपल बनाऊंगी, देयर एग्जिस्ट, बहुत आसानी से बनेगा। देखो मैं बनाती हूं इससे, तो मुझे क्या चाहिए, पहले हम वो सीखते हैं फिर इसको बनाएंगे। तो आपको सिंपली क्या कनेक्शन बनाना है, डी नंबर जहां 5 उनका प्रोजेक्ट नंबर निकाला, उन प्रोजेक्ट नंबर को यहाँ कनेक्ट किया और उससे मुझे एम्प्लॉय का नाम मिल गया। लेकिन मैंने क्वेरी तो बहुत अलग लिखी है। अब देखो क्या मतलब है, देयर एग्जिस्ट ऑल टपल्स विच इज नॉट बिलोंग टू प्रोजेक्ट। यानी कि पहला जो पॉइंट है वो ये कह रहा है, मैंने सपोज कोई ऐसा टपल उठा लिया जो कि प्रोजेक्ट से बिलोंग ही नहीं करता, यानी कि एक ऐसा टपल जो गलती से मैंने उठाया प्रोजेक्ट से बिलोंग नहीं करता। अब अगर मैंने ऐसा टपल उठाया A5 और 6, यहाँ पे ऐसा कोई टपल है नहीं है, और का मतलब होता है कोई भी एक कंडीशन क्या हो जाना, ट्रू हो जाना। अब प्रोजेक्ट एक्स का मतलब है वो एक्स से बिलोंग करे, उसके आगे नॉट लगने का मतलब है वो प्रोजेक्ट से बिलोंग नहीं करेगा। प्रोजेक्ट के अंदर क्या नेम है, पी नेम, पी नंबर, पी लोकेशन, डी नम। बट मैंने क्या लिए हैं, मैंने सिर्फ वो लिए हैं जो नीडेड थे। मतलब
मैंने सिर्फ वही एट्रीब्यूट उठाए यानी कि पी नंबर और डी नंबर, पर मैंने कोई ऐसा प्रोजेक्ट नंबर मतलब सर्चिंग, जब आप क्वेरी सर्च करते हो तो कुछ भी आता है, तो आपने ऐसा प्रोजेक्ट नंबर डाला जो अवेलेबल ही नहीं है, या कुछ भी ऐसी क्वेरी मतलब कोई भी ऐसा टपल डाल दिया जो अवेलेबल नहीं है। अगर आपने ऐसा टपल डाला तो वो क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। अब आप कहेंगे ऑल टपल का तो मतलब है सबसे ही बिलोंग नहीं करना चाहिए। A5 6 यहाँ पे क्या है, 3 टपल्स हैं, क्या A5 6 किसी से भी बिलोंग कर रहा है? नहीं। आप कहते कि मैम अगर मैं ऐसे डाल देता भाई अब ऐसे समझो एज अ टपल चेक कर रहे हो तो A1 5 अवेलेबल होना चाहिए, A2 4 अवेलेबल होना चाहिए, A3 5 अवेलेबल होना चाहिए। A5 5 अवेलेबल है नहीं है, यानी कि नॉट लगाने का मतलब है वो सारे प्रोजेक्ट्स जो कि बिलोंग नहीं करते वो सारे गायब हो जाएंगे। और से अब और लगा हुआ है इनके बीच में, यानी कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो यहाँ पे नहीं जाएंगे। अच्छा, अब आपने क्या लिखा, x डॉट डी नम इक्वल टू 5, ठीक है। अब ऐसा हो सकता है, जो ये प्रॉब्लम मैं आपको बताती हूँ कि D5 से बिलोंग कर रहा हो, ठीक है। यहाँ लिखा है D5 से बिलोंग कर रहा हो लेकिन नॉट इक्वल टू, मतलब आपकी ये चीज अवेलेबल ना हो। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही आपने क्या लिखा है, देखो x डॉट डी नम इक्वल टू 5, यानी कि इस क्वेरी का मतलब ही यही है कि डी नम 5 से बिलोंग ना करता हो। लेकिन देखने में आपको ये लगेगा कि ये जो है 5 से बिलोंग कर रहा है और आप इसका उल्टा कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब है कि जब भी कोई जो डी नम है वो 5 से बिलोंग नहीं कर रहा होगा। जब आप यूनिवर्सल में लगाते हो ना तो यही प्रॉब्लम आती है। इसलिए अगर मैं इसको समझाने से पहले आपको समझाऊं बिना इसके, तो आप ऐसे लिखते ई डॉट एफ नेम, ई डॉट लास्ट नेम, ठीक है। आपको किससे निकालने हैं, एम्प्लॉय से करने हैं, ठीक है। और अगर आप इसे लिखते देयर एग्जिस्ट अ टपल, किसके लिए यूज कर रहे हैं, अगर आप एक प्रोजेक्ट के लिए यूज कर रहे हैं, देयर एग्जिस्ट अ टपल x बिलोंग टू प्रोजेक्ट एंड देयर एग्जिस्ट अ टपल w बिलोंग टू वर्क ऑन, एंड आप लिखते आपका डिपार्टमेंट, आपका प्रोजेक्ट x, और यहां पे लिखते एंड आपका दूसरा क्या है, वर्क ऑन क्या आ जाता, आपका W, ठीक है। एंड जो आपका x होगा, किस आपका x बिलोंग कर रहा है प्रोजेक्ट से, x डॉट प्रोजेक्ट, x डॉट आपका क्या है प्रोजेक्ट में, x डॉट डी नम इक्वल टू 5, एंड अब देखो ये वाली क्वेरी समझना बहुत आसान है। आपको एफ नेम और लास्ट नेम निकालना है एम्प्लॉय नाम की टेबल से, जहां की प्रोजेक्ट और वर्क ऑन के लिए आपने टपल लिए एक्स है डब्ल्यू, जो डी नम है वो 5 होना चाहिए, और साथ में जो क्या है डब्ल्यू डॉट एस एस एन, यानी कि आपका डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू डॉट आपका ई एस एस एन जो है वो इक्वल होना चाहिए ई डॉट एस एस एन के, है ना। आपने क्या करा, इसको कनेक्ट कर दिया इससे, और साथ में आपका x डॉट, आपका प्रोजेक्ट क्या है, x डॉट पी नंबर इक्वल टू आपकी ये क्वेरी बनके तैयार हो गई। अगर आप इससे चेक करोगे तो पहले बहुत आसानी से बनेगा। देखो इसको छोड़ दो, ये बहुत कंफ्यूजिंग है। आपको ई नेम और लास्ट नेम निकालना है एम्प्लॉय नाम की टेबल से, एक्स बिलोंग कर रहा है प्रोजेक्ट से, डब्ल्यू बिलोंग कर रहा है वर्क ऑन से।
जो डी नम है वो क्या होना चाहिए, डी नम आपका 5 होना चाहिए। ठीक है, इतनी चीज समझ आई। अब अगला क्या दे रखा है आपको, जो WSSN यानी कि वर्क ऑन में जो ESSN है वो इसके इक्वल होना चाहिए, यानी कि 1 2 3 4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो आपका x.p नंबर है यानी कि x.p नंबर है वो इसके इक्वल होना चाहिए। तो आपको क्या मिला 1 2 3, तो आपकी 1 2 3 में से सिर्फ क्या मिलेगा A1 और A3 एज एन आंसर मिल जाएंगे। ये चीज समझ आई। देखो W.ESSN यानी कि वो सारे एम्प्लॉय जो प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे होंगे उनका SSN ESSN के इक्वल होगा। ये चीज समझ आई। यानी कि यहाँ पे 1 2 3 4 मैंने 1 2 3 4 यानी कि सारे एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं किसी ना किसी प्रोजेक्ट पे, पर जिनका डिपार्टमेंट नंबर क्या होगा 5 होगा, इनका डिपार्टमेंट नंबर 5 होगा। अब ये वाली कंडीशन क्यों लगाई, ये कंडीशन इसलिए लगाई ताकि कंफर्म हो जाए कि जो जो एम्प्लॉय हैं वो किसी ना किसी प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं। अब यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, तो A1 और A2 जिनका P नंबर इसके इक्वल होगा वो पिक हो जाएंगे। यानी कि ये समझना बहुत आसान है कि आपने जो डिपार्टमेंट नंबर 5 से बिलोंग कर रहे हैं और जो एम्प्लॉय किसी ना किसी प्रोजेक्ट पे वर्क करते हैं और साथ में उनका P नंबर इसके इक्वल है, यानी कि आपने ये क्यों कंडीशन लगाई, ये कंडीशन इसलिए लगाई क्योंकि अगर आप लिखते हैं SSN इक्वल टू ESSN, ये तो कंफर्म कर रहा है कि एम्प्लॉय किसी ना किसी प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहा है, लेकिन जब आपसे बोला जाता है कि P नंबर इसके इक्वल है, इससे ये कंफर्म हो जाए क्योंकि जिनका डिपार्टमेंट नंबर 5 होगा सिर्फ A1 A2 ही पिक होगा, यानी कि A1 एंड A2 आपका पिक हो जाएगा। तो इसमें से सिर्फ A1 A2 का एम्प्लॉय की वैल्यू पिक होके आ जाएगी। ठीक है, लेकिन अब देखो ये तो बहुत आसानी से समझ आ गया और इसे लिखना भी बहुत आसान है, पर ये जो क्वेरी है बिल्कुल सेम यही है। ये बोल रही है वो एम्प्लॉय जो प्रोजेक्ट से बिलोंग ना करते हो वो पिक होंगे, तो आप एम्प्लॉय से कभी कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। जो कनेक्शन है दो टेबल का वो यहाँ दे रखा है, यहाँ कोई कनेक्शन नहीं है। सपोज मैंने कोई एक डाला A56 कनेक्ट नहीं हो पाएगा बिल्कुल भी। ठीक है, अब यहाँ मतलब कहने को आपको दिख रहा है कि मैम आप तो ये बोल रहे हो कि इट इज नॉट बिलोंग टू डिपार्टमेंट नंबर 5, बट यूनिवर्सल में लिखा ही ऐसे जाता है। इसका मतलब ही ये है कि आप वो जिनका डिपार्टमेंट नंबर 5 नहीं है उन्हें रिमूव कर रहे हैं। अब अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो आप यहाँ नहीं जाएंगे, तो वो सारे टपल जो प्रोजेक्ट से बिलोंग नहीं करते वो रिमूव हो जाएंगे, वो सारे प्रोजेक्ट जो डिपार्टमेंट नंबर 5 से बिलोंग नहीं करते वो रिमूव हो जाएंगे। जब ये दोनों रिमूव हो जाएंगे तो यहाँ पे अगर आप आ रहे हो, और का मतलब है अगर ये दोनों कंडीशन फॉल्स है तभी आप यहाँ आ रहे हो। जब आप यहाँ आ रहे हो इसका मतलब है आप वो एम्प्लॉय निकालोगे जो कि डिपार्टमेंट नंबर 5 से बिलोंग कर रहे हैं और जिनका WSSN ESSN के इक्वल है और P नंबर के इक्वल है। यहाँ पे इस क्वेरी को फॉर ऑल के साथ समझना मुश्किल है, लेकिन आपको कहीं क्वेश्चन में नहीं दे रखा होता कि कैसे लिखना है, तो आप सिंपली क्या लिखोगे, फर्स्ट नेम लास्ट नेम निकालना है उन एम्प्लॉय का जिनका डिपार्टमेंट नंबर 5 है, यानी कि भाई जो जिनका डिपार्टमेंट नंबर 5 होगा ये निकल जाएंगे, यानी कि P नंबर A1 एंड A2 आपके पास आंसर आ जाएंगे, इसके अलावा कोई और नहीं आएगा। अब इतना करते ही आपने क्या कनेक्ट कर दिया, WESSN यानी कि वर्क ऑन का ESSN और ये सेम हो, यानी कि सारे ही एम्प्लॉय, ऐसा हो सकता था ये ना होता तो 1 2 3 आते, लेकिन यहाँ सारे लिखे हुए हैं तो सारे ही सारे आ गए। फिर आपने अगला लिखा जिनका P नंबर WP नंबर के इक्वल हो। अब इसमें से पिक सिर्फ दो ही हुए हैं, यानी कि 1 एंड 3, 1 और 3 का AE और CG आपको आंसर के फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है, अब आप कहेंगे मैम ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है समझना, ऑफ कोर्स कंफ्यूजिंग है, अनलेस अनटिल आपको यूनिवर्सल ना दे रखा, स्टैंडर्ड बुक में यही दे रखा है। इसका मतलब है, इसको आप समझो, इसका मतलब है वो सारे टपल्स रिमूव हो जाएंगे जो प्रोजेक्ट से बिलोंग नहीं करते, वो सारे टपल रिमूव हो जाएंगे जो नंबर 5 यानी कि डिपार्टमेंट नंबर 5 से बिलोंग नहीं करते। इसमें वो टपल पिक हो जाएंगे जो प्रोजेक्ट नंबर 5 से बिलोंग करते हैं, जो एम्प्लॉय हैं और
जिनका आपका WESSN ESSN के इक्वल है, यानी कि वो एम्प्लॉय किसी ना किसी डिपार्टमेंट में बिलोंग कर रहे हैं और जिनका P नंबर WP नंबर के अंदर बिलोंग कर रहा है, यानी कि ये यहाँ पे बिलोंग कर रहा है, यानी कि A1 A2 लिखने का सेम ही तरीका है। इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रही थी कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू राइट द प्रोग्राम इन यूनिवर्सल। तो आप ये मत लिखना, ठीक है भाई, स्टैंडर्ड बुक में लिखा है कि अगर आएगा तो यही क्वेश्चन आता है स्टैंडर्ड बुक से। एक सेकेंड, ठीक है, स्टैंडर्ड बुक से यही क्वेश्चन आएगा, तो आप इसे एज ए समझ सकते हैं, नॉट वर्किंग ऑन एनी डिपार्टमेंट, नॉट वर्किंग ऑन मतलब डिपार्टमेंट नंबर 5। इफ वी मूव टू और, इट्स मीन्स कि वो पर्सन डिपार्टमेंट नंबर 5 से ही बिलोंग कर रहा है। ऑन अ सेम कंटेक्स्ट, वो जो है जब डिपार्टमेंट नंबर 5 से बिलोंग कर रहा है, एम्प्लॉय है, सब कुछ है, तभी पिक होगा। इसको ऐसे समझ सकते हैं, देखो सिंपल, प्रोजेक्ट वर्क ऑन डिपार्टमेंट नंबर 5 से बिलोंग कर रहा है, आपका जो है ये जो है किसके इक्वल होना चाहिए, आपका SSN के इक्वल होना चाहिए, और जो है P नेम P नंबर इसके इक्वल होना चाहिए, पर कौन से, जो डिपार्टमेंट 5 से बिलोंग। ये बिल्कुल सीधी सीधी क्वेरी है, ठीक है। तो गो विद देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन टपल, इसका मतलब है देयर एग्जिस्ट वन टपल इन प्रोजेक्ट, देयर एग्जिस्ट वन टपल इन वर्क ऑन, फॉर विच देयर इज अ नंबर डी नम विच इज बिलोंग टू 5, एंड जो वर्क ऑन का ESSN है वो एम्प्लॉय की ESSN के इक्वल हो, जो आपका प्रोजेक्ट का जो नंबर है वो वर्क ऑन के P नंबर के इक्वल हो, ठीक है। इस तरह से आपके, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम ट्रिपल कैलकुलस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आपके जितने भी क्वेश्चंस आपके नवाते बुक में अवेलेबल थे, ये आपको थोड़ा सा आई थिंक डिफिकल्ट लग सकता है, नो डाउट आपको लगेगा भी, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूंगी कि आप एटलीस्ट, मतलब पेपर में इससे हार्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे, इजी ही आते हैं, ठीक है, हार्ड का कोई मतलब नहीं है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, मेक अ लिस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट नंबर, प्रोजेक्ट नंबर की आपको लिस्ट चाहिए, दैट इन्वॉल्व एन एम्प्लॉय हुज लास्ट नेम इज स्मिथ, इसका लास्ट नेम क्या होना चाहिए, स्मिथ, आइदर वर्क एज वर्कर, ये इसको छोड़ दो, मुझे जिसका लास्ट नेम क्या हो, स्मिथ हो, और जो वर्क कर रहा हो एज अ वर्कर, यानी कि एक एम्प्लॉय किस जगह वर्क कर रहा है वो कौन सी टेबल से पता चलेगा, वर्क ऑन टेबल से पता चलेगा, तो मुझे पहली वर्क ऑन टेबल से पता चलेगा। अब पहली कंडीशन क्या है कि मुझे उन सारे प्रोजेक्ट नंबर, यानी कि प्रोजेक्ट वाली टेबल से सिर्फ मुझे P नंबर निकालने, उस पर कोई कंडीशन नहीं है। कंडीशन कहाँ लगेगी, एम्प्लॉय नाम की टेबल में और वर्क नाम की टेबल में। अब कैसे पता चले कौन सा एम्प्लॉय वर्क कर रहा है, अगर मैं इसका SSN ESSN से ज्वाइन कर दूं, इससे पता चल रहा है ये एम्प्लॉय जो है वर्क कर रहा है कहीं भी, मतलब कहीं तो वर्क कर रहा है, और इसका लास्ट नेम क्या होना चाहिए, स्मिथ, ठीक है। और अगर, अब दूसरी चीज, एक चीज देखो, अगर जो वर्क ऑन का P नंबर है, आपका जो वर्क ऑन का आपका P नंबर है, अगर मैं इसे कनेक्ट कर दूं इसके साथ, उससे क्या पता चल जाएगा कि ये एम्प्लॉय कौन से प्रोजेक्ट में वर्क कर रहा है, इससे आपका पूरा आंसर निकल जाएगा। अब देखो इसको एक बार टेबल की फॉर्म में करते हैं, तो सबसे पहले मैंने एक एम्प्लॉय नाम की टेबल ली जिसमें बहुत सारे थे, जिनका लास्ट नेम क्या है, स्मिथ, जिनका लास्ट नेम, अभी हम सिर्फ इसके लिए निकाल रहे हैं जिनका नाम लास्ट नेम, और वो वर्कर की तरह वर्क करते हैं, इसके लिए नहीं निकाल रहे हैं, ठीक है। अब अगला क्या है, लास्ट नेम स्मिथ है, इसका SSN ले लेते हैं, इनका SSN 1 और 2 है, ठीक है। अब अगला हम वर्क ऑन लेते हैं, जिसमें ESSN ठीक है। अब ये 1 और 2, A1 A2, ठीक है। अगला क्या है आपका प्रोजेक्ट,
अब देखो क्वेश्चन आपसे बोला गया उन एम्प्लॉय का जिनका नाम स्मिथ है वो कौन कौन से प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं उसके बारे में बताना, यही क्वेश्चन है। मेक अ लिस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट नंबर फॉर द प्रोजेक्ट दैट इन्वॉल्व एन एम्प्लॉय हुज लास्ट नेम इज स्मिथ आइदर एज अ वर्कर, अभी वर्कर के लिए कर रहे हैं हम, मैनेजर के लिए नहीं कर रहे। तो मेरे पास एम्प्लॉय लास्ट नेम स्मिथ है, वो एम्प्लॉय नाम की टेबल से मिलेंगे, उनके क्या मिल गए ESSN। अब आपने क्या करा, ESSN को SSN के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो आपको क्या मिल गए, उसके आपको प्रोजेक्ट नंबर मिल जाएंगे। अब प्रोजेक्ट नंबर को ESSN को WSSN के साथ कनेक्ट कर दिया और आपने जो वर्क ऑन का P नंबर है वो प्रोजेक्ट के P नंबर के साथ कनेक्ट कर दिया। क्यों कनेक्ट कर दिया, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वो वर्क तो कर रहा हो पर वो प्रोजेक्ट अवेलेबल ही ना हो, कई बार इनवैलिड एंट्रीज भी आ जाती है। मैंने एम्प्लॉय टेबल को वर्क ऑन के साथ इसलिए कनेक्ट किया सो दैट आई गेट द प्रोजेक्ट नंबर, क्योंकि एम्प्लॉय का लास्ट नेम से मुझे यहाँ पे SSN मिल जाएगी और SSN जो है सिर्फ, अब आप कहेंगे देखो एम्प्लॉय से एट द एंड मुझे प्रोजेक्ट नंबर चाहिए, तो मैं एम्प्लॉय वर्क ऑन को कनेक्ट कर दिया, एम्प्लॉय वर्क ऑन को कनेक्ट करते ही मुझे प्रोजेक्ट नंबर मिल गया। पर ऐसी गलत एंट्री भी हो सकती है जिसपे आपका जो एम्प्लॉय है वर्क कर रहा हो बट वो प्रोजेक्ट अवेलेबल ही ना हो, इसलिए प्रोजेक्ट नंबर को इसके साथ कनेक्ट किया ताकि ये कंफर्मेशन हो जाए कि ये एम्प्लॉय जिस प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहा है वो प्रोजेक्ट एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो अभी हम एज अ वर्कर तक की क्या लिखते हैं, क्वेरी लिखते हैं। तो मुझे क्या चाहिए, P नंबर चाहिए। देखो मुझे क्या चाहिए, P नंबर चाहिए, किससे, प्रोजेक्ट नाम की टेबल से। उसके लिए जो मैंने टपल माना है वो माना है P माना, ठीक है। अब अगला क्या है, मुझे एम्प्लॉय और क्या है वर्क में क्या लगाना है, रिलेशनशिप बनाना है। तो इसके लिए मैंने लिखा एंड देयर एग्जिस्ट अ टपल E और देयर एग्जिस्ट अ टपल W, E बिलोंग्स टू एम्प्लॉय एंड आपका वर्क ऑन से बिलोंग करता है W, ठीक है। अभी तक सिर्फ इतना लिखा। अब इसके बाद हम लिखेंगे जो आपका वर्क ऑन का P नंबर है, यानी कि एंड जो आपका वर्क ऑन का P नंबर, वर्क में कैसे रिप्रेजेंट किया है, वर्क ऑन का P नंबर है वो क्या है आपका, किसके इक्वल होना चाहिए। आप पहले कोई सा भी लिख दो, प्रोजेक्ट के P नंबर के थ्रू, अच्छा प्रोजेक्ट का तो शॉर्ट में लिखा हुआ है, पूरा लिखा हुआ है, प्रोजेक्ट के P नंबर एंड। अब आप कहेंगे कि हमने पहले कौन सा लिखा बाद में कौन सा लिखा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको लिखना होता है ई का जो लास्ट नेम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, स्मिथ होना चाहिए। एंड इसे चलो मैं यहाँ पे ऐसे लिखती हूँ ताकि रुक जाओ, यहां से लिख एंड। देखो अब आपको यहाँ पे कोई ध्यान नहीं रखना होता कि कैसे लिखना है, बस आप लिखते जाओ। देखो जो ई का लास्ट नेम है वो स्मिथ होना चाहिए, ई का लास्ट नेम स्मिथ होना चाहिए। अगला आपका क्या, जो आपका एम्प्लॉय का ई डॉट, अब देखो यहां मैंने बड़ा है तो बड़ा ले लो, स्मॉल है तो स्मॉल। ई का जो एम्प्लॉय, ई का जो क्या आएगा, ई का जो SSN है वो किसके इक्वल होना चाहिए, W के ESSN के थ्रू। एंड आपका जो P का जो P नंबर है वो इक्वल होना चाहिए
W के, ठीक है, सिंपल आपने एक पोर्शन ये लिख दिया, यानी कि यहां से, ठीक है। अभी आपने सिंपली कैसे भी लिख सकते हो, देखो इसमें क्या बोला, जिन का लास्ट नेम स्मिथ है, लास्ट नेम स्मिथ किन किन का है, इन दोनों का है। एम्प्लॉय का एसएसएन वर्क ऑन के ईएसएसएन के साथ कनेक्ट होगा, यानी कि 1 2, और इसका पी नंबर इसके साथ कनेक्ट होगा। ये दो कनेक्शंस बनेंगे। क्यों बनेंगे, आप एम्प्लॉय का नाम क्या है, स्मिथ है, एम्प्लॉय का नाम स्मिथ सिर्फ इसी टेबल से मिल सकता है, और मुझे चाहिए प्रोजेक्ट नंबर, तो प्रोजेक्ट नंबर यहां भी है, प्रोजेक्ट नंबर यहां भी है, लेकिन एक एम्प्लॉय को सिर्फ मैं ईएसएसएन के साथ ही कनेक्ट कर सकती हूँ। तो इसका कनेक्शन इससे मुझे प्रोजेक्ट नंबर तो मिल गया, लेकिन बात ये थी जिसपे वो वर्क कर रहा है क्या वो प्रोजेक्ट एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है, तो इसका कनेक्ट। आपको पहले और बाद में क्या लिखना है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बस लिखते जाओ कि जो लास्ट नेम होना चाहिए वो स्मिथ होना चाहिए, एम्प्लॉय का एसएसएन वर्क ऑन की एसएसएन के इक्वल होना चाहिए, प्रोजेक्ट का पी नंबर उसके इक्वल होना चाहिए। अब आपने ये तो निकाल लिया, अब अगला क्या है, या तो वो वर्कर की तरह वर्क कर रहा हो या वो मैनेजर की तरह वर्क कर रहा हो। अब मैनेजर की तरह वर्क करने के लिए आपको क्या चाहिए, डिपार्टमेंट चाहिए, है ना। तो आपने क्या लिखा, आप लिखोगे, देखो डी नंबर। अब एक चीज समझो, जो MGR-SSN है और SSN है, यानी कि ये भी एक एम्प्लॉय ही होगा, बट MGR-SSN क्या बता रहा है, ये एम्प्लॉय क्या है, मैनेजर है। तो जिन एम्प्लॉय का ये दोनों सेम होंगे, यानी कि जिनका SSN और MGR-SSN सेम होगा, यानी कि वो मैनेजर होंगे। जिनका जो डी नंबर, डिपार्टमेंट नंबर आपका क्या है, डी नंबर किसके इक्वल होगा, आपके पी नंबर के इक्वल होगा, ठीक है, पी प्रोजेक्ट के डी नंबर के इक्वल होगा, वो मैनेजर इस डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे होंगे। अब देखो मैंने क्या बोला, ये क्वेरी बता रही है वो वर्कर जो जिनका लास्ट नेम स्मिथ है और जिनका ईएसएसएन आपके एसएसएन के इक्वल है, उनका काम हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, वो वर्कर चाहिए, सॉरी वो एम्प्लॉय चाहिए जो एज अ मैनेजर वर्क करते हो। अच्छा, इन सारे एम्प्लॉय में से कौन से जो वर्कर है वो मैनेजर है, ये पता चलेगा। अगर ये जो है इससे कनेक्ट हो जाएंगे तो वो सारे एम्प्लॉय आ जाएंगे जो मैनेजर होंगे। अब अगर मैं इसको इसके साथ कनेक्ट कर दूं तो आपको क्या मिल जाएंगे, पी नंबर मिल जाएंगे जिन पे मैनेजर वर्क कर रहे हैं और जिनका नाम क्या है, स्मिथ है। तो यहाँ पे ये मेन क्वेरी है, यहाँ पे लिखो और, ठीक है। अब आपने दोबारा से लिखा देयर एग्जिस्ट एम, कोई भी ले लो, एम ले लो आपका एम्प्लॉय के लिए, या आप सेम भी यूज कर सकते हैं और डिफरेंट भी यूज कर सकते हैं, बट डिफरेंट यूज करना ताकि प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। डी डिपार्टमेंट एम एंड आपका, अच्छा एम्प्लॉय के लिए ले लेते, डिपार्टमेंट के लिए हम डी ले लेते हैं, देखो आपने दो टपल माने एम और डी, एम बिलोंग कर रहा है डी से, एम्प्लॉय एम, और जो डी बिलोंग कर रहा है डिपार्टमेंट से, एम बिलोंग कर रहा है एम्प्लॉय से। अब आप क्या लिखोगे, एंड जो एम्प्लॉय का लास्ट नेम है, यानी कि एम्प्लॉय के लिए एम डॉट लास्ट नेम, वो होना चाहिए स्मिथ। एंड दूसरा क्या है, जो एसएसएन है ये इसके, तो एम डॉट एसएसएन इक्वल टू डी डॉट MGR-SSN, यानी कि ये इससे कनेक्ट हो गए। वो एम्प्लॉय जिनका MGR-SSN SSN के इक्वल है, वो एम्प्लॉय क्या है, मैनेजर है।
एंड जिनका डिपार्टमेंट का डी नंबर, यानी कि डिपार्टमेंट के लिए उसका डी फॉर डी नंबर। अब ये आपका मेन क्वेरी है, देखो और किस किस के बीच में लगा है, इसके और इसके बीच में और लगा, ये तो बाहर है, यानी कि प्रोजेक्ट से तो आपको क्या करना है, डेटा पिक करना है, तो इसलिए इस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यहां से देखो ये और ये एक है, ठीक है, और यहां से और अब आएगा जो डी का डी नंबर और किसका पी का, यानी कि या तो ये और ये अब देखो इस क्वेरी का मतलब समझो दोबारा से। आपसे बोला है प्रोजेक्ट नंबर, ठीक है, उनका जिनका लास्ट नेम क्या है स्मिथ, यानी कि जिनका लास्ट नेम है स्मिथ, अगर जिनका लास्ट नेम स्मिथ है, या तो वो एज अ वर्कर वर्क कर रहे हो किसी डिपार्टमेंट में, या वो मैनेजर की तरह वर्क कर रहे हो। अब मैनेजर निकालने के लिए जिनका एसएसएन एमजीआर एसएसएन के इक्वल होगा, यानी कि जिनका नॉर्मल एम्प्लॉय एसएसएन उसके इक्वल होगा, यानी कि मैं एम्प्लॉय को यहाँ पे एम से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, डिपार्टमेंट को डी से, तो एम एसएसएन और आपका डी एमजीआर एसएसएन इक्वल होगा। उनका डी नंबर इसके साथ ज्वाइन कर दोगे तो उनके प्रोजेक्ट नंबर आ जाएंगे, जो मैनेजर किसी ना किसी प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं जिनका लास्ट नेम स्मिथ है, ठीक है। लेकिन अगर मैं क्या करती हूँ, एसएसएन को ईएसएसएन के साथ कनेक्ट करती हूँ, तो मुझे वो सारे एम्प्लॉय मिल जाएंगे जो किसी ना किसी प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं। अब आप चाहते तो यहाँ से भी पी नंबर निकाल सकते थे, बट ऐसा हो सकता है जिन प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो वो एग्जिस्ट ना करते हो, इसलिए इस पी नंबर को इस पी नंबर के साथ कनेक्ट कर देंगे, यानी कि एम्प्लॉय का लास्ट नेम स्मिथ है, एम्प्लॉय के ईएसएसएन अगर वर्क ऑन के ईएसएसएन के साथ इक्वल है, प्रोजेक्ट का नंबर डब्ल्यू के ईएसएसएन के साथ इक्वल है, तो वो सारे वर्कर्स मिल जाएंगे। हाँ, अब आप ये बोलोगे मैम आप ये बताओ कि जो मैनेजर होगा वो भी तो वर्कर होगा, हाँ ऑफ कोर्स वो भी वर्कर होगा, लेकिन आपका हो सकता है जब आप क्वेरी लिखो, जब आप सर्चिंग करो तो सिर्फ आपको मैनेजर चाहिए और हो सकता है आपको सिर्फ एम्प्लॉय चाहिए, तो उसके लिए अलग से क्वेरी लिखी जाती है। ये सिर्फ क्वेरी लिखी है या तो वो वर्कर हो या फिर वो मैनेजर हो, कुछ भी हो। तो अब देखो देयर एग्जिस्ट के साथ क्वेरी लिखना फिर भी बहुत आसान है, आप तोड़ सकते हो, एज अ वर्कर के लिए लिख दो फिर एज अ मैनेजर, पर अगर मैं यही देयर एग्जिस्ट ऑफ ऑल टपल्स, तो यहाँ पे जैसे आप कंफ्यूज हो रहे थे ऐसे ही यहाँ हो जाते, मतलब आप कभी भी ये बिल्कुल नवाते में सेम लिखी हुई है क्वेरी, और ये इसका क्या है उल्टा वर्जन है। आप कोशिश करो कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन टपल ऑफ एक्स, एटलीस्ट वन टपल ऑफ डब्ल्यू इन विच डी नेम इज 5 एंड डब्ल्यू ऑफ ईएसएसएन इक्वल टू ईएसएसएन, आप इस तरह से ही लिखो रेदर देन गोइंग फॉर दिस। मैं आपको कहूंगी मत लिखना, लेकिन ये बताने का मेरा मोटिव यही था कि ये समझने में मुश्किल होती है, ठीक है। अब आपके देखो जितने भी नवाते में क्वेश्चन दे रखे थे, यही 4 दे रखे थे, ये चारों मैंने आपको करा दिए हैं। इसमें ज्यादा कोई क्वेश्चन मैंने लास्ट ईयर के पेपर्स भी देखे हैं, कोई ज्यादा क्वेश्चन है नहीं, ठीक है। अब अगला मैं आपको टपल कैलकुलस, आपका टपल कैलकुलस के बाद डोमेन कैलकुलस है, वो भी छोटा सा ही है, वो स्टार्ट कर देंगे, देन वी मूव टू एसक्यूएल, ठीक है। अच्छा, बस एक टॉपिक और बता है कि सेफ एक्सप्रेशन क्या होता है। जब भी हम यूनिवर्सल क्वांटिफायर, एग्जिस्टेंस क्वांटिफायर, यूनिवर्सल मतलब ये, एग्जिस्टेंस मतलब ये, या नेगेशन, नेगेशन का मतलब नॉट, इनका यूज करते हैं तो कई बार जो रिजल्टिंग एक्सप्रेशन है वो सेंस नहीं बनाता। आपको ये ध्यान रखना है जो भी आपका रिजल्टिंग एक्सप्रेशन हो वो सेंस बनाए। अब एज एन एग्जाम्पल मैंने ये लिखा टी नॉट इसका मतलब ये है जो टी है वो कुछ भी हो पर एम्प्लॉय नाम की टेबल से बिलोंग ना करे, क्योंकि इसमें क्या लिखा है नॉट, तो ये
मतलब बहुत अजीब सा अनसेफ सा है, क्योंकि ये सब जनरेट करके देगा बट इसमें टपल्स वो नहीं आने चाहिए जो एम्प्लॉय से बिलोंग करते, क्योंकि ये अनसेफ एक्सप्रेशन बिकॉज इट यील्ड ऑल द टपल इन द यूनिवर्स दैट आर नॉट एम्प्लॉय टपल। तो कई बार जब आप यूनिवर्सल के साथ नेगेशन या ये सब यूज करते हैं तो इलॉजिकल क्वेश्चंस बनते हैं, या कह सकते हैं इलॉजिकल क्वेरीज बन जाती हैं जिनको समझ पाना आपके लिए मुश्किल होता है। बट आपको एक एक्सप्रेशन ऐसे नहीं लिखने चाहिए, यानी कि नेगेशन का यूज या यूनिवर्सल का यूज या एग्जिस्टेंस वो आपका क्या बोलते हैं एक्सटेंशियल का यूज ऐसे नहीं करना चाहिए कि वो अलग तरह से ऐसी क्वेरी बना दे जिनकी कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं होती। देखो ये आपको हो सकता है थोड़ा सा ट्रिकी लगे, मतलब ट्रिकी लगे कि भाई ये क्या है, बट जितना मैं आपको समझा सकती थी कि भाई इस तरह से क्वेश्चन, क्योंकि टेबल्स नहीं आएंगी वहां पे, मतलब एक्चुअली में विद आउटपुट नहीं आएंगी, बस एक रिलेशनल स्कीमा दे रखा होगा, आपको उससे ही आइडिया लगाना है। आपको सिर्फ ये देखना है कि कैसे क्वेश्चंस किए जा सकते हैं, और 99% आप ये मान के चलो इस पे क्वेश्चंस नहीं आते, बट मैं आपको हर टॉपिक करा रही हूँ। ज्यादातर क्वेश्चन रिलेशनल अलजेब्रा पे आते हैं, देन कैलकुलस पे आते हैं, वो आसानी से हो जाते हैं, ठीक है। बट ये था कि एक आपको आइडिया होना चाहिए अबाउट दिस, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर से नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। सिर्फ आपकी ये यूनिट थोड़ी सी लेंदी रहेगी बेटा, इसके बाद आपकी बहुत ईजी है। फर्स्ट यूनिट इजी थी, सेकेंड यूनिट भी आपकी आप देखोगे इजी है, मतलब थोड़ा सा लॉजिकल है, बाकी इजी है, ठीक है। थैंक यू।